इसका मतलब 800, ये 800 खर्चा इनकम, डिविडेंड है तो इनकम है। डिविडेंड इनकम कौन सी इनकम होती है? एफटीआर। हेड कौन सा होगा? अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर और साथ में लिख देता हूं मैं अमाउंट कितनी होगी 800। ये ऐसे किस ने किया बाद में आया, पहले टैक्स सब उसकी 15% वर्किंग करने के बाद फिर सब ऐड किए मतलब कोई रीअरेंजिंग कर दो। नहीं आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ के फार्मूला कैसे बना, स्टेटमेंट को पढ़ के उसने कहा ये 580 कैसे आया, उसने कहा ग्रॉस अमाउंट में से 15% ऑफ ग्रॉस पे माइनस किया और 100 रुपए का ज़कात माइनस किया, तब जाके 580 आया। तो मैंने फार्मूला बना लिया। ये नेट कैसे आया? ग्रॉस में 15% ग्रॉस माइनस ज़कात। अब ग्रॉस कितनी ये नहीं पता तो मैंने उसको x कह दिया, बाकी चीज़ें मुझे पता थी तो मैंने कैलकुलेटर में x की वैल्यू निकाल के पता चला 800 था, 800 में से 15% 800 का और 100 रुपए का ज़कात काटा तो 580 बता। तो 580 उन्होंने क्या किया बता, उन्होंने तो माइनस किया हुआ था, सॉरी ऐड किया हुआ था एज अदर इनकम। हमने क्या कर दिया, उनकी इनकम को, उन्होंने अपनी इनकम को ऐड किया, हमने अपनी इनकम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर हमने अपनी इनकम निकाली टैक्स और अपनी इनकम क्या किया, ऐड। ये पॉइंट कितने बच्चों की बात कर रही है, किसका 800 आया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। पॉइंट 4 कहता हूं 30 जून 2018 बगैर ध्यान पढ़ना, लीज्ड मशीनरी वाज ट्रांसफर्ड टू मुबश्शर ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज। लीज टर्म खत्म होने के बाद एसेट किसका हो गया, मुबश्शर का। द लीजिंग कंपनी was asked to adjust the amount of security deposit against the residual value of 100, residual value of 100। The date of commencement of lease was 2013। चलिए डेट ऑफ उसको छोड़िए, मैं ये बताएं तो लीज्ड एसेट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट अब हमारा हो गया। जब हमारा हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी बची थी 100। अब हम डेप्रिसिएट भी कितने को करेंगे 100 है क्या। एसेट कौन सा है, मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा 15%। तो कहने का मतलब ये था कि ऐसे ही ट्रीट करो जैसे एसेट में नहीं दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या इनिशियल अलाउंस माइनस होगा, क्यों, लीज वाले केस में इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, तो जस्ट डेप्ट माइनस करेंगे। अच्छा इसके अलावा जो लिखा है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अकाउंटिंग डब्ल्यूटीवी, मार्केट वैल्यू और ये सारा कुछ लिखा है एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये सारा इररिलेवेंट था। मोबाइल सारा इररिलेवेंट था, जो तीनों लाइंस इररिलेवेंट थी। एक ही चीज काम की थी हमारी। अच्छा ये लीज रेंटल सच, हां लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2070 उन्होंने इसलिए लीज रेंटल जो है इसका क्या करना, क्या ये लीज रेंटल माइनस होगा या नहीं होगा, क्यों होगा माइनस में, ये सॉरी सारा साल लीज पे पूछा बोले ना, सारा साल की लीज पे की ना, तो लीज रेंटल तो हमने पे किया होगा, तो वो तो हमने ईयर रेंट पे किया, लीज जून पे हुई है ना हमारे पास ट्रांसफर है ना, तो सारा साल लीज रेंटल तो पे किया होगा, मैं कह रहा तो आप क्या करेंगे 270 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, किस कॉन्सेप्ट की बेस माइनस करेंगे, करेंगे माइनस। मैं ये कह रहा हूं क्यों करेंगे माइनस, ये एसेट ट्रांसफर कब हुआ हमारे पास, डेट क्या थी 30 जून 2018 उस दिन ट्रांसफर हुआ। तो क्या पूरे साल का लीज पे किया होगा, तो क्या जब वो साल के दौरान लीज पे कर रहे थे क्या तब हमारा था या तब लीज हो रहा था, तो माइनस करना चाहिए था, माइनस करेंगे। अब जब साल खत्म हुआ तो अभी एसेट किसका हो गया हमारा, अब इसके बाद तो लीज पे होना ही नहीं है। ये आपने कहा जो ये 270 है माइनस करेंगे, पहली बात तो ये याद सॉरी हां ईयर ट्रेंड नहीं, अब लेसन करेंगे, लेस करेंगे क्योंकि अब किसकी बुक्स में ट्रांसफर हो गया ईयर लेस, ये हमारे बुक्स में आ गया। तो अब वो लीज एसेट ये कौन सा हो गया, ऑन एसेट हो गया, हम डेप्रिसिएट करेंगे वो नहीं करेंगे। अब डेप्रिसिएट कैसे करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, याद रखिए
सेक्शन में लिखिए कॉस्ट कितनी लेंगे जो वैल्यू बची 100 उसके कितने परसेंट 15% और साथ लिख दें नो इनिशियल अलाउंस जी कितना था 15 कितने बचे ऐसे किया 17 माइनस करना था 15 माइनस करना था और कुछ नहीं करना आखिरी तीनों लाइंस आपको गुमराह करके दे दी गई एक बात याद रखना एक बात याद रखो जब भी लीज वाला एसिड कन्वर्ट होता है ऑन वाले एसिड में तो समझे रेसिडुअल वैल्यू जो होगी वही कॉस्ट ट्रीट करेगी जब लीज वाला एसिड ऑन में कन्वर्ट होगा तो उस दिन की जो रेसिडुअल वैल्यू होगी वही हम कॉस्ट ट्रीट करेंगे क्या ये 100 रेसिडुअल वैल्यू नहीं के बाद लिख लें जब लीज वाला एसिड ऑन में कन्वर्ट होगा तो उस दिन की रेसिडुअल वैल्यू कॉस्ट ट्रीट करेंगे रेसिडुअल वैल्यू एज अ कॉस्ट ट्रीट करेंगे पहली बात सेक्शन 76 को ओपन करें कॉस्ट वाला सेक्शन 76 में वहाँ ये कोई बात लिखी है कॉस्ट सेक्शन 76 हाँ ये चीज़ बड़ी लास्ट लाइन देखिए एक लिखा हुआ एसिड एक्वायर्ड अंडर लीज ऑन और बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज एग्रीमेंट लास्ट में लिखा होगा नेक्स्ट में देखिए एक टेबल के साथ बना होगा एसिड एक्वायर्ड अंडर लीज ऑन और बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज एग्रीमेंट ठीक है देखिए सेक्शन 76 ओपन करिए आप सेक्शन 76 के एंड पे जाइए एंड पे आ गए नेक्स्ट पेज पे जाओ देखो ऊपर पर हेडिंग क्या लिखी है एसिड एक्वायर्ड अंडर लीज ऑन और बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज एग्रीमेंट मतलब लीज एग्रीमेंट के मैच्योरिटी के दिन या उससे पहले अगर एसिड एक्वायर्ड कर लिया पढ़ेगा लिखा है इफ एन एसिड अंडर लीज इज एक्वायर्ड बाय लेसी ऑन और बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज एग्रीमेंट then its cost will be residual value बस इतना पढ़े cost will be वाला वापस आ जाए यहाँ भी तो ये अब cost किसको क्या है residual value ये और भी खर्चा है बताएं जी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है हाँ 1320 सबका 1320 आ जाएगा कितना का 1320 आया था यहाँ देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में 1320 अब क्या करें टोटल इनकम फिर टोटल में से डिविडेंड को माइनस करके क्या करेंगे डिविडेंड को माइनस करेंगे और फिर ज़कात को माइनस करेंगे टैक्सेबल पे है ना टैक्सेबल क्या करेंगे पहले किसको माइनस करेंगे एफटीआर वाले को फिर किसको माइनस करेंगे ज़कात को तो हमारे पास क्या बच जाएगा टैक्सेबल एनटीआर वाला टोटल में कितना है 2 1 2 0 अच्छा इसमें तो हम अदर से भी कह सकते हैं डिविडेंड भी कह सकते हैं अब क्या माइनस होगा ज़कात की अमाउंट है 1 अभी टैक्स की इनकम कौन सी वाली है एनटीआर इसको क्या निकालना है जो भी है व्हाटएवर वो निकाल लिया आपने जो भी आपकी आगे टेबल लगा लीजिए अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे एफटीआर टैक्स ऑन डिविडेंड एफटीआर कितना बनता है 800 का कितने परसेंट कितना बनता है 120 ऐड कर देंगे
जो भी अमाउंट आई अब इसमें फिर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे टैक्स ऑन, क्यों टैक्स ऑन डिविडेंड लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है, कंपनी ने डिविडेंड पे तब तक डिडक्ट कर लिया होगा। इन देखिए इनकम को एफटीआर को ऐड किया फिर माइनस किया, एफटीआर के टैक्स को ऐड किया फिर माइनस किया, ये बात पहले कर चुका था डिविडेंड केस में। ओवरऑल इफेक्ट जीरो ही है, डिविडेंड की इनकम को ऐड करके लेस करना है, फिर डिविडेंड वाले टैक्स को ऐड करके लेस करना है, क्यों ये टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका होगा जब कंपनी ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया होगा डिविडेंड, तो कंपनी ने टैक्स डिडक्ट कर लिया होगा। बात समझ रही है? ठीक है, एंड पे वापस क्या हो जाएगा, टैक्स डिविडेंड कर दो। बेहतर भी प्रैक्टिस बिजनेस करने की सवाल बताइए ना, मैं तो आपके लिए समझ रहा हूं, सवाल नहीं करा आप भी बेच रहे होंगे। अगर ऐसे ही कोई एक सवाल और दे दिया क्या ये बता रहे प्रैक्टिस होगी ना। Question 5 Mr. Kateem homework. Question 5 Mr. Kateem. चलो Question 5 Mr. Kateem homework. पीपीटी दिया आपको, नहीं आसान है, तो आसान है, इसमें अच्छे खासे रिजल्ट 16 नंबर सवाल है। नहीं प्रश्न को भेजो यार। Question 5 Mr. Kateem है, इसके पीछे वाला सवाल यार ग्रुप में मैं ऐसे नोट्स को शेयर करूंगा, तो याद करिएगा, शाम तक अगर नोट्स है तो याद करिएगा, ये एडिशनल नोट्स आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन 5 Mr. Kateem 2021 का 16 नंबर का सवाल है। सैलरी में परसेंटेज ट्रीटमेंट वगैरह याद करनी पड़ती है, बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एडलेस वाला काम है। आधे से 10 सवाल तो एडलेस भी हो जाएगा। आपको एक बात याद रखिएगा, 4 से 5 कैलकुलेशन मैं कैलकुलेट करवाएगा आपसे, टैक्स वाले की डेफिनेशन आपसे कैलकुलेट करवाएगा, टैक्स वाले का गेन लॉस आपसे कैलकुलेट करवाएगा, अमोर्टाइजेशन आपसे कैलकुलेट करवाएगा, इनिशियल अलाउंस आपसे कैलकुलेट करवाएगा। ये 4 बातें तो लिख ले, लाजमी आपसे कैलकुलेट करवाएगा पेपर में। आपको पता होती है टैक्स की डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों का गेन लॉस, टैक्स वालों का गेन लॉस। तो क्या ये मुश्किल है? सबसे मुश्किल पॉइंट है क्या? 13 का ए, 13 का डी, 14, देखिए इस वाले 14 का इसमें ये एक्सपोर्ट, ठीक है।